हेलो एवरीवन। अ फ्लाइट ऑफ स्पिरिट प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अ फ्लाइट ऑफ स्पिरिट स्टडी विद वीआई द्वारा चलाया जाने वाला एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम एक ऐसी शख्सियत को बुलाते हैं जिन्होंने अपनी चैलेंजेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदला है। तो आज हम ऐसी ही शख्सियत से मिलने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप प्रेरित हो उठेंगे। श्री समीर लाटे सर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो देखने में अक्षम होने के बावजूद पिछले एक दशक से रिलायंस इंडस्ट्री में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते आ रहे हैं। समीर सर का इस क्षेत्र में पूरे 24 वर्षों का अनुभव रहा है। सिर्फ करियर ही नहीं, समीर सर ने सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान दिया है, जिसके लिए आयकर विभाग द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया है। समीर सर स्नेहांकित एनजीओ जो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कार्य करता है उनसे जुड़े हुए हैं। और सबसे खास बात, सर नेत्रहीन को टैली सिखाने वाले पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कई जिंदगियों को रोशन किया है। तो आज के इस प्रेरणादायक बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ हैं प्रिंस सर और प्रतिनाथ सर। अब मैं स्वागत करना चाहूंगी स्टडी विद वीआई की पूरी टीम का। प्रेसिडेंट प्रिंस कुमार सर, वाइस प्रेसिडेंट नीतू मैम, फाउंडर एंड सीईओ शुभम सर, और हमारे स्टडी विद वीआई के टेक्निकल डिपार्टमेंट और जनरल डिपार्टमेंट के अन्य टीम मेंबर्स का। अब मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी ऑडियंस का, जिनके बिना हमारा प्रोग्राम अधूरा है। तो आज की इस प्रेरणादायक बातचीत को, इस अद्भुत सफर को शुरुआत करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। प्रिंस सर, रतिनाथ सर, ओवर टू यू। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे इस शो में। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके बारे में कि आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, तो प्लीज सर बताइए। देखिए, शॉर्ट में तो मैं बॉर्न ब्लाइंड नहीं था। मेरी एक आंख में दृष्टि बाधित था जन्म से। दूसरी आंख में सन 2000 में दृष्टि चली गई रेटिना डिटैचमेंट के वजह से। वैसे मेरा पूरा स्कूलिंग इंटीग्रेटेड स्कूल में ही हुआ था, जबकि मेरी एक आंख की दृष्टि बहुत कम थी। फिर भी लोगों ने कहा कि ब्लाइंड स्कूल में मत डालिए, इंटीग्रेटेड स्कूल में डालिए इसे। पूरा मेरा एजुकेशन मुंबई में हुआ है, स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की आर्टिकलशिप भी। और ये सीए मैंने लगभग 2001 में ख़त्म किया। उसके बाद से मैंने प्राइवेट सेक्टर में 24 साल काम किया है। साथ में सामाजिक कार्यों की ओर से मैंने इनकम टैक्स ई फाइलिंग का जो पोर्टल है उसे एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की, और वो काफ़ी हद तक आज कोई भी ब्लाइंड व्यक्ति अपना रिटर्न खुद भर सकता है। वो अभी इतना सिंपल हो गया है पोर्टल। और इसके साथ बाकी भी कई चीज़ों से जुड़ा रहा, जैसे स्नेहांकित हेल्पलाइन है जहाँ टैली का कोर्स करते हैं। और निजी जिंदगी के बारे में बताऊं तो घर पे मम्मी है, भाई, छोटा भाई है, भाभी, और मेरी नीस है। और शौक के बारे में मुझे क्विज़ेस पसंद है और नए लोगों से जुड़ना पसंद है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप एक ब्लाइंड सीए हैं, तो आपको इस फील्ड में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि आप पहले सीए थे जो ब्लाइंड के रूप में, तो आपको किन किन प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा सर? देखिए, पहला सीए तो नहीं था। मेरे पहले भी 2 जन सीए हो चुके हैं जो ब्लाइंड थे। एक खुद मुंबई से थे और एक गुजरात से है, अहमदाबाद से। बट अभी क्या हुआ है, देखिए, कुछ जॉब्स ऐसे हैं जो लोग समझते हैं कि ब्लाइंड कर सकता है, जैसे म्यूजिक टीचर है या स्कूल टीचर है। उसके लिए अगर ब्लाइंड अप्लाई करता है तो लोग हैरानी से नहीं देखते। बट अकाउंट्स में या फिनेंस में कोई ब्लाइंड अप्लाई करे तो लोग देखते हैं कि ये कहाँ से आ गया। तो जहाँ साइटेड लोगों को अगर 10 एप्लीकेशन पे 9 कॉल आएंगे, तो ब्लाइंड को 10 में से 1 आते हैं।
ये पर्सनल अनुभव है मेरा। और कई बार क्या होता है कि जब उन्हें पता चलता है कि कैंडिडेट ब्लाइंड है तो लोग इंटरव्यू लेने से भी इनकार कर देते हैं, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट वाले हैं वो क्या देखते हैं, आपका क्वालिफिकेशन देखते हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं और फोन घुमा देते हैं। तो उन्हें बताना पड़ता है कि भाई मैं देख नहीं सकता हूँ, ये बात जो एम्प्लॉयर है उसको बताइए। क्योंकि एक दो बार ऐसे हादसे हुए हैं कि एम्प्लॉयर को मालूम नहीं था, और जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो उन्होंने कहा कि आप ब्लाइंड हो तो हम आपका इंटरव्यू नहीं ले सकते। जब ऐसा होता है तो सब लोगों को मन में कड़वाहट आ जाती है। इसलिए मैं पहले ही बताता हूं, बट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है एज अ ब्लाइंड पर्सन। बट अभी हालात बदल रहे, जो बड़ी कंपनियां हैं वो एटलीस्ट ओपन है इस थॉट को कि ले ब्लाइंड लोगों को ले। जॉब मिलने के बाद एक तकलीफ आती है सॉफ्टवेयर की। जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ज्यादातर यूज होता है वो है टैली या एसएपी बड़ी कंपनीज में। एसएपी काफी हद तक जॉस के साथ और एनवीडीए के साथ एक्सेसिबल है, क्योंकि ये एक जर्मन सॉफ्टवेयर है और वहां पे एक्सेसिबिलिटी का खास ख्याल रखा जाता है। टैली में हमने देखा है कि ईआरपी 9.6 वर्जन जो है वो 90-95% एक्सेसिबल है, बट जो लेटेस्ट है टैली प्राइम वो बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं है। तो ये दिक्कतें आती हैं, बट इन पे वर्क अराउंड निकाल के काम करना पड़ता है, ये सॉफ्टवेयर। और तीसरी मुश्किल आती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि आप ऑफिस जाएंगे तो आपके ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। ऑफिस के अंदर अगर आप मूव करेंगे तो कोई गाइड होना चाहिए जो एटलीस्ट एक दो दिन आपको बताए कि चीजें कहाँ पे हैं। बट अगर ये सब हो गया तो वाकई में कोई भी ब्लाइंड व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है। तो सर कृपया कर आप अपने बारे में शिक्षा के बारे में बताइए इन डिटेल। देखिए, जब मेरी एक आंख से मैं जन्म से नहीं दिखता था, दूसरे आंख में जब 3 साल का था तभी से चश्मा लगा था। तभी कई लोगों ने मेरे माता पिता को कहा था कि इसे ब्लाइंड स्कूल में डालिए, कमला मेहता है, हैप्पी होम है मुंबई में। तो उन्होंने कहा नहीं, इसे साइटेड बच्चों के साथ ही पढ़ाना है, क्योंकि आगे जाके ये साइटेड लोगों के साथ ही इसको compete करना पड़ेगा। तो मुलुंड में ही एक मुंबई में ही एक मेरे घर के पास एक स्कूल थी, पार्ले टिळक इंस्टीट्यूट की। तो वहां पे मैंने 10वीं तक की साइटेड लोगों के साथ। फिर कॉलेज में जब गया तो अब मैंने राइटर की हेल्प लेनी शुरू की कॉलेज में, क्योंकि तब तक मेरी विजन काफी हद तक खराब हो चुकी थी। और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आर्टिकलशिप में भी तकलीफ आई, क्योंकि जिसे ठीक से दिखाई नहीं देता उसे आर्टिकलशिप में लेने के लिए कई लोग हिचकिचाते हैं। बट एक सीनियर थे फील्ड में जिन्होंने चांस दिया आर्टिकलशिप का, और वो कंप्लीट की। बट हाँ, वो टाइम पे बहुत तकलीफ थी। अभी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, क्योंकि वो टाइम पे जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह थी वो सिर्फ हार्ड कॉपी में अवेलेबल थी। अभी आपको यूट्यूब पे है या पब्लिशर से सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है, तो अभी थोड़ा आसान हुआ है। तो तभी सर हाँ, एक हमारी बुक थी अकाउंटिंग की, शुक्ला ग्रेवाल ऑथर्स का नाम था। उसका प्रिंट इतना छोटा होता था कि उसके सामने न्यूज़पेपर का प्रिंट भी बड़ा लगे। तो उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी पब्लिशर को, बट वो 1980s 90s में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो मेरे कुछ दोस्तों ने वो रिकॉर्ड करके दी थी मुझे, तो रिकॉर्डिंग्स के मदद से ही पढ़ाई हुई ज्यादातर। तो सर अगला क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि इस सब बहुत सारी बाधाओं के बावजूद आपने सीए बनने बनने के लिए किन किन बाधाओं को दूर, कैसे इन सब बाधाओं से कैसे सामना किया आपने? देखिए, पढ़ाई में तो रिकॉर्डिंग्स की मदद लेनी पड़ी। एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने राइटर अलाउ किया था, और तभी भी उन्होंने 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए थे पर आवर। तो पर सीए का पेपर क्या है, वो खत्म न होने वाले पेपर है। तो राइटर कितना भी अच्छा हो, वो पेपर 5-10 मार्क का सबका छूट ही जाता है। बट
और क्या है कि नसीब अच्छा हो तो क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे आप मगअप करके जा नहीं सकते, आपको खुद के अप्लाई करना पड़ता है दिमाग। तो जो रिकॉर्डिंग्स थे या जो मॉक टेस्ट्स वगैरह की थी मित्रों के साथ, वही काम आती हैं वो, और आर्टिकलशिप में जो एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस मिला वो। आपने सीए बनने के बाद अपना करियर कैसे शुरू किया, और जबकि आप एक विजुअली हैंडिकेप पर्सन थे, तो कैसे आपने अपना करियर शुरू किया इसमें? देखिए, सबकी तरह मैंने पहले सोचा था कि कहीं पब्लिक सेक्टर में जाएं, बैंक में या किसी पीएसयू कंपनी में, क्योंकि वहां पे जाए तो लाइफ सेट हो जाती है, कोई आपको निकालेगा नहीं। प्राइवेट सेक्टर में ये तकलीफ है कि अगर आपने डिलीवर नहीं किया तो आपको निकाल देंगे। बट मेरे कुछ सीनियर्स थे, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें हिम्मत है, तुमने इतना हार्ड वर्क किया है, तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ ट्राई करो, वहां पे तुम जरूर कर पाओगे। तो आर्टिकलशिप के टाइम पे ही हमारे एक क्लाइंट हुआ करते थे, एक एजुकेशन कंपनी थी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में, जो यूके के लिए, इंग्लैंड के लिए एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बनाती थी। तो उनके यहाँ मुझे जॉब मिला पहले। तो ये मेरा जॉब का पहला एक्सपीरियंस था। बट यहाँ पे मुझे अच्छा लगा, तो फिर वहाँ से मैंने स्विच किया मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में एक 3-4 साल बाद। और उसके बाद मुझे मौका मिला चौगुले कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, जो गोवा बेस्ड ग्रुप है, उनका नरीमन पॉइंट में ऑफिस था, तो वहाँ मुझे मौका मिला। और पिछले 10 साल से मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में हूँ, हाइड्रोकार्बन सेक्शन में। ये सभी जॉब्स में एक बात कॉमन थी कि जो टॉप मैनेजमेंट थी वो बहुत सपोर्टिव थी, वो और जो रिपोर्टिंग सुपीरियर थे वो बहुत सपोर्टिव थे, कि उन्होंने कहा कि नहीं, ब्लाइंड है तो क्या हुआ, अगर डिग्री है, काम कर सकता है तो लेंगे। और मुझे लगता है यही एक बड़ी डिफरेंस था कि अगर आपको आपका सुपीरियर्स आपको सपोर्ट करे तो आप कर सकते हो। जैसा कि सर आज के ज़माने में अभी इतना अवेयरनेस नहीं हुआ है, तो आज के इतना साल पहले आपने जॉब पाने के लिए किन-किन समस्याओं का सामना किया सर? देखिए, जैसे मैंने भी बाकी लोगों की तरह सब जगह सीवी भेजे, नौकरी या क्लासिफाइड्स में डाले, बट वहाँ पे भी यही दिक्कत आई कि लोग क्वालिफिकेशन देखते थे आपका और कॉल कर देते थे कि आ जाओ इंटरव्यू के लिए। जब उन्हें पता चलता था कि ब्लाइंड है, तो उनका नाम में बदल जाता था जवाब। आपको मुंह पे कोई नहीं कहेगा कि हम आपको नहीं लेंगे क्योंकि आप ब्लाइंड हो। आपको मुंह पे यही कहेंगे कि आप हमारे एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करते, या हमें ज्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट दूसरा मिला। बट उसका टेक्स्ट सेम होता है कि आप ब्लाइंड हो, इसके लिए आपको नहीं लेंगे। तो तभी जैसे मैंने कहा कि जो पहला जॉब था एजुकेशन कंपनी में, उन्होंने ऑडिट के टाइम पे मेरा काम देखा था, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हो, इसको एक चांस दे के देखते हैं। तो उन्होंने चांस दिया और वहीं से शुरुआत हुई, क्योंकि जो डायरेक्टर थे वो खुद दृष्टि बाधित थे। पूरी दृष्टि नहीं थी उनकी, वो थोड़ा बहुत देख लेते थे, यानी सड़क वगैरह क्रॉस कर लेते थे, बट पढ़ने लिखने में उन्हें तकलीफ थी। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको चांस दे के देखते हैं, अगर ये कर पाया तो अच्छा है। तो उन्होंने एक चांस दिया। उसके बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी एक सुपीरियर थे, उनके पास जब सीवी गया तो उन्होंने कहा कि चांस दे के देखते हैं, क्योंकि बाकी सब काम तो ये कर पा रहा है। तो बेसिकली ये वही चीज थी कि जो आपके सुपीरियर्स हैं, अगर वो आप में बिलीव करें तो हो सकता है। और एक बात है कि जब कभी मैं इंटरव्यू के लिए जाता था तो लैपटॉप साथ में लेके जाता था, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस नहीं है, तो उनको ये दिखाना पड़ता था कि भाई हम ये ऐसे काम करते हैं कि एक्सेल में एक छोटा सा सम कर दिया, या वर्ड में एक छोटा सा लेटर टाइप किया 2 लाइन का, तो उनको भी अंदाजा आ जाता कि हाँ, ये काम कर सकते हैं। और उनको पहले से ये बता देता था कि मैं ब्लाइंड हूं, क्योंकि 1-2 जगह पे उन्होंने रिजेक्ट किया था कि हमें मालूम नहीं था आप ब्लाइंड हो, वरना हम इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते, तो हम आपका इंटरव्यू ले नहीं सकते। तो ये एक्सपीरियंस से बचने के लिए मैं हमेशा इंश्योर करता था कि उन्हें मालूम हो कि ब्लाइंड कैंडिडेट आ रहा है। कि आपके वर्क प्लेस पर किस तरीके की सहूलियतें और
किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? सहूलियतें तो देखिए, जो जॉस सॉफ्टवेयर है वो रिलायंस ने खरीद के दिया है, बाकी सब जगह तो मैं क्रैक यूज करता था। बाकी आपके जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है वो तो वैसे भी एक्सेसिबल हैं। हेडफोन्स लगा के ऑफिस में लोग काम करते हैं ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो। हाँ, टैली का पहले बहुत इशू आता था, आज से 6-7 साल पहले तक। बट ये ERP 9.6 स्पेशली जॉस का 2018 आने के बाद वो एक्सेसिबल हुआ काफी हद तक। अभी प्रोग्रामिंग का मुझे ज्यादा मालूम नहीं, पर ट्रायल एरर करके, एक्सपेरिमेंट करके टैली से काम तो हो जाता था। बट अभी टैली प्राइम आया तो वो बिल्कुल नहीं चलता है। और बाकी तकलीफों में देखिए, एक बात है सॉफ्टवेयर की, दूसरी बात है आपके कलीग्स की। कलीग्स का रवैया कैसा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पहले रवैया यही था कि ये ब्लाइंड आया है, ये तो काम नहीं कर पाएगा, हमारे ऊपर ही इसका काम पड़ेगा। तो एक नेगेटिव एटीट्यूड बन जाता है। तो इसमें हमेशा मेरी ये कोशिश थी कि मैं पहले जाके उनसे बात करूं, आइस ब्रेक करने की कोशिश करूं, और जब वो काम देखेंगे एक 1-2 महीने में, तो वो भी थोड़े फ्रेंडली हो जाते हैं, वो नेगेटिव एटीट्यूड थोड़ा कम हो जाता है। सबका नहीं कहूंगा, बट काफी लोगों का एटीट्यूड बदल जाता है। कुछ लोग स्टार्ट डेट से नेगेटिव एटीट्यूड में थे कि इसको क्या काम, ये क्या करेगा वगैरह, वो अंत तक वैसे ही रहे। बट काफी लोगों के ख्याल बदल गए, और एक बार आपने आइस ब्रेक किया, उनसे बातें की और हर रोज मिलने लगे, तो आपकी थोड़ी दोस्ती बन जाती है, फिर वो अपने आप आते हैं आपको हेल्प करने। अभी फॉर एग्जांपल रिलायंस में हम लोग एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग शिफ्ट हो गए, तो पहले ही दिन जब हम लोग शिफ्ट हुए तो 2 कलीग्स ने मुझसे कहा कि आप जब ऑफिस पहुंचोगे तो हमें कॉल करना। तो उन्होंने जो मेन गेट है नई बिल्डिंग का, वहां से मुझसे कहा कि अब आप जाइए सीट पे, हम आपको पीछे से बताते रहते हैं, आप हमेशा स्टिक लेके इजीली मूव करते हैं तो हम गाइड करेंगे। ऐसा उन्होंने 1-2 बार गाइड किया तो हो गया काम। बट ये खुद से आ गया है, क्योंकि वो रिलेशन बन चुका था, वो अंडरस्टैंडिंग कहो या फ्रेंडशिप कहो, वो बन चुकी थी। और ये तभी होता है जब आप आगे बढ़ो, और आपका काम भी अच्छा होना चाहिए। एक ही चीज से नहीं होता, वो दोनों बातें चलानी पड़ती है, प्रोफेशनल एंड सोशल। जी जी सर, आपने बहुत अच्छा बताया और इससे काफ़ी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। सर, आप अपने प्रोफेशनल कामों में किन सॉफ्ट टूल्स का यूज करते हैं सर? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, अभी रिलायंस कैसा है कि उन्हें फ्री सॉफ्टवेयर्स पे भरोसा नहीं है। ये काफ़ी जगह देखा है कि उनका कहना है कि एनवीडीए में क्या है ये हमें मालूम नहीं, कौन क्या डालता है। जॉस का उन्हें मालूम है कि हम एक मैन्युफैक्चरर है, फ्रीडम साइंटिफिक, गड़बड़ हो गई तो हम उसको पकड़ सकते हैं। तो इसीलिए फ्रीवेयर जैसे एनवीडीए है तो वो अलाउ करते नहीं है। एंड एक बात है कि टैली आज भी जो ERP 9.6 है वो एनवीडीए के साथ नहीं चलता है, वो जॉस के साथ ही चलता है। तो टूल्स में देखिए, एक तो मेन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपका एक्सेल, वर्ड, आउटलुक, पावर पॉइंट, या टैली है या SAP है, जो काफ़ी हद तक एक्सेसिबल है। अगर नहीं है तो वो जॉस कर्सर के साथ आप उसमें काम कर सकते हो। बट मुझे जो मॉड्यूल्स दिए गए हैं काम करने के लिए अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के, वो तो 99% एक्सेसिबल है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स में देखा जाए तो जूम है, टीम्स है, बस मेजॉरिटी इतने ही सॉफ्टवेयर है। क्योंकि क्या होता है कि मेरे लेवल पे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप खुद बैठ के एंट्री करो। हाँ, जरूरत पड़ी तो करनी पड़ती है, बट मेरा मेजर काम है एनालिसिस करना कि जो मेरे जूनियर्स ने या बाकी ब्रांच वालों ने एंट्री की है वो बराबर की है या नहीं, वो बजट के हिसाब से है या नहीं, या मैनेजमेंट को जो डेटा चाहिए वो बनाना, या मेनली टैक्सेशन या इनकम टैक्स, GST और बाकी लॉस ये फॉलो हुए हैं या नहीं, कंपनी के प्रोसीजर्स फॉलो हुए हैं या नहीं। मेनली एनालिसिस और मॉनिटरिंग का काम है।
हाँ, बट पहले जब ज्वाइन हुआ था तो अकाउंटिंग की एंट्रीज भी की है मैंने, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में और वो एजुकेशन कंपनी में। तभी या तो पूरे डिटेल्स स्कैन करने पड़ते थे जिसमें बहुत वक्त लगता था, या जो आउट स्टेशन से आते थे बिल्स, वो लोग साथ में एक एक्सेल फाइल भी भेजा करते थे जिससे इजी होता था। अभी खैर आप मोबाइल्स वगैरह आ गए हैं, आप कैमरा से इनवॉइस का फोटो निकालो और सीधा बी माई आईज से या सीइंग एआई से उसको पढ़ लो और एंट्री कर दो। वो अभी बहुत आसान हो गया है। या आपके ग्लासेस आ गए हैं, रे बैन हो या मेटा रे बैन हो या दृष्टि हो या स्मार्ट ग्लास हो, उनसे आप पढ़वाओ। तो अभी तो काफी आसान हो गया है, दिक्कतें हैं बट कम है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप टैली जानते हैं और टैली सिखाते भी हैं, तो आखिर आप ये करते कैसे हैं? क्योंकि आज तक मैंने जहाँ तक सुना है कि एक विजुअली हैंडिकेप टैली नहीं सीख सकता, वो इनएक्सेसिबल है हमारे लिए, तो आखिर वो कैसे करते हैं आप? ओके, देखिए, जॉस के साथ वो आउट ऑफ द बॉक्स तो एक्सेसिबल नहीं है, और उसका ERP 9.6 था, वो लेटेस्ट लास्ट वर्जन था जो फुल्ली एक्सेसिबल कहा जा सकता है। जॉस में एक फीचर है जॉस कर्सर, जो माउस की तरह काम करता है। अभी ज्यादातर मैंने देखा है कि लोग उसको एक सेशन में खत्म करते हैं, या बहुत लोग उसको जानते भी नहीं है, क्योंकि आम आम मर्दा में वो यूज होता नहीं है। आप वर्ड एक्सेल करो या इंटरनेट पे जाओ तो आप जॉस कर्सर शायद ही कभी इस्तेमाल करते हो। पर ये जॉस कर्सर जो है वो माउस की तरह काम करता है। माउस कर्सर जैसे कहीं भी जा सकता है स्क्रीन पे, वैसे ही ये कर्सर भी कहीं भी जाता है, और आप एरो कीज से अगर इसको कंट्रोल करो तो वो बोलता है कि उसके सामने क्या है। तो जॉस कर्सर से हम लोग टैली में ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, और जो मेन कर्सर है पीसी कर्सर, वो सिर्फ टाइपिंग के लिए यूज करते हैं। तो इससे वो टैली एक्सेसिबल हो जाता है। एंड कुछ लोग जिन्हें मैंने सिखाया है, वो तो आज साइटेड लोगों से भी फास्ट टैली में काम कर रहे हैं। इसके लिए एक वेबिनार भी किया था बुक शेयर के साथ और एक स्नेहांकित हेल्पलाइन के साथ। अगर आप चाहे तो मैं वो लिंक्स, यूट्यूब लिंक्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप आपके व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जी सर। तो सर जो भी मतलब कि PWD बेस विजुअली इम्पेयर्ड लोग CA करना चाहते हैं, उनके उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनको कैसे तैयारी करें उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, एक बात है कि अगर आप सीए करना चाहते हो तो फुल टाइम उस पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोर्स बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं है बट बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका पासिंग परसेंटेज काफी कम होता है, 6%, 7% ही होता है। और अगर आप करना चाहते हो तो एक बार पहले सोच लो कि अगर आपकी रुचि है तो ही आ जाओ। और अगर आपने तय किया कि मेरे को करना ही है, तो दो चीजें हैं। एक तो आपका स्टडी मटेरियल आपका थरो होना चाहिए, और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है फील्ड में वो आपको याद होनी चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल सीए की एग्जाम हर मई और नवंबर में होती है, तो आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा इनकम टैक्स का, उसमें तो बहुत बदलाव हो जाएंगे, क्योंकि आपके मई के एग्जाम के पहले फरवरी में बजट आ जाता है। तो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा कि डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं। इसके लिए या तो आप यूट्यूब देखिए, या कई ऐसे वेबसाइट्स हैं, CNBC है या इकोनॉमिक टाइम्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, ये न्यूज़पेपर्स पढ़िए। पर एक बात है, आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, सिर्फ सीए करते वक्त नहीं, उसके बाद भी, क्योंकि जॉब के टाइम पे भी लोग यही एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आपको सब आता है, अप टू डेट आपका नॉलेज है। तो एक तो ओके। एक 16-17 घंटे की पढ़ाई की तैयारी रखिए, और बहुत सारी आपको वेबसाइट्स वगैरह देखनी पड़ेंगी अप टू डेट रहने के लिए। ओके, तो सर कौन-कौन सी इनकम में हम टैक्स दे सकते हैं, देना ज़रूरी होता है हमारे लिए? लगभग सभी पे तो लगता ही है टैक्स। आपका सैलरी इनकम हो, या आपका रेंट जो आता हो, आपको किराया जो आता हो,
या आप बिजनेस कर रहे हो, आपको प्रॉफिट हुआ हो तो उस पे भी देना पड़ता है, या आपका बैंक इंटरेस्ट हो, एफडी इंटरेस्ट हो, या फिर अगर आपने कोई शेयर्स बेचे हो उसका फायदा उस पे भी लगता है। एक बात है, इनकम टैक्स वेबसाइट पे अगर आप लॉग इन करेंगे आपके यूजर आईडी पासवर्ड से, तो वहां पे एक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आती है, एआईएस। उसको स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि उसमें आपके पूरे इनकम का ब्यौरा होता है जो डिपार्टमेंट के पास है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका इनकम बराबर पकड़ा है उन्होंने या नहीं, क्योंकि यही इनकम के बेसिस पे डिपार्टमेंट आपका रिटर्न चेक करेगा। तो अगर आप समझो आपको कोई इनकम रह गया है तो भी इससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये रह गया है। और अभी जो न्यू टैक्स रेजिम आ गया है वो काफी इजी है, एग्जेम्पशंस बहुत कम है, टैक्स रेट्स कम है उसमें, बट हर एक साल ये जरूरी है कि आप ओल्ड और न्यू रेजिम को कंपेयर करके देखें, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग होती है। अभी किसी का होम लोन होगा तो उसे ओल्ड रेजिम फायदेमंद रहेगा, किसी का अगर लोन नहीं रहा तो उसको न्यू रेजिम फायदेमंद रहेगा। तो वो देखना जरूरी है। और अगर हमारा बिजनेस नहीं है तो हमें हर साल ये ऑप्शन है कि आप ओल्ड या न्यू कंपेयर करके जो चाहे वो ले सकते हैं। भले ही आपने आपके कंपनी में या आपके बैंक में कोई भी रेजिम दिया हो टीडीएस के लिए, बट वो बदलने का चांस आपके पास है रिटर्न भरते वक्त। तो सर इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि क्या पीडब्ल्यूडी स्पेशली विजुअल इम्पेयर्ड को भी आईटीआर भरना चाहिए कि नहीं? भरना चाहिए, जरूर चाहिए, क्योंकि इसके कई फायदे हैं। एक तो आपका जो इनकम का रिकॉर्ड है वो रह जाता है। कल अगर कहीं आपकी क्वेरी आ गई कि आपने कुछ, समझो आपने बड़ा घर खरीदा या लोन लिया, तो ये पैसे आए कहाँ से, उसका रिकॉर्ड रेडीमेड रहता है। और आपको अगर पासपोर्ट वीसा के लिए अप्लाई करना हो या आपको लोन के लिए अप्लाई करना हो, तो सब जगह वो आपके 3 साल का आईटीआर मांगते हैं। उससे क्या है कि आपका रिकॉर्ड रहता है डिपार्टमेंट के पास भी। तो जहां तक हो सके फाइल करना फायदेमंद ही है, उसमें नुकसान कुछ नहीं है। और तो है, यानी ब्लाइंड व्यक्ति अगर सिर्फ सैलरी वाला है और बैंक इंटरेस्ट है तो वो किसी के मदद लिए बगैर भी ऑनलाइन भर सकता है। ओके सर, तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि क्या पीडब्ल्यूडी खास करके ब्लाइंड पर्सन को टैक्स में कोई छूट मिलता है? ओल्ड रेजिम में छूट है एटीयू की, 1,25,000 अगर आपकी डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा हो, और अगर 40 से 80 के बीच में हो तो 75,000 की। बट ये न्यू रेजिम में नहीं मिलती है। पर एक बात है कि ओल्ड रेजिम में जो टैक्स रेट्स है कि पहले 2,50,000 तक 0, फिर 2,50,000 से 5,00,000 तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20% वगैरह। न्यू रेजिम में टैक्स रेट्स काफी कम है। तो हर एक जन एक कंपैरिजन करके देखे कि यदि ये एटीयू का एग्जेम्पशन छोड़ दे तो भी शायद उसको न्यू रेजिम में कम टैक्स देना पड़े। एक दूसरा है सैलरीड वालों के लिए सेक्शन 1014 कन्वेयंस अलाउंस, जो आपको आपके कंपनी से मिलता होगा तनख्वाह के साथ। वो हर महीना 3,200 रुपए तक आपको टैक्स में छूट मिलती है कि आप 3,200 रुपए यानी साल के 38,400 रुपए आपके इनकम से कम हो जाएंगे। ये न्यू एंड ओल्ड दोनों रेजिम में ये डिडक्शन है। अगर आपको कन्वेयंस अलाउंस मिलता हो या ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता हो तो वो डिडक्शन कर सकते हो आपके सैलरी में से, उतना कम आपका सैलरी दिखेगा इनकम टैक्स के लिए। सर अभी आपने कुछ देर पहले चर्चा किया था कि शेयर मार्केट से आमदनी को भी इनका आईटीआर में दिखाना पड़ता है। तो हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि एक व्यक्ति है ए, उसने केवल उसका कोई और अदर इनकम नहीं है, लेकिन उसने शेयर मार्केट से साल भर में 10,000 चाहे 20,000 जो भी कमाया है, तो क्या उसको भी आईटीआर भरना पड़ेगा और उसको भी क्या उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा? उसका उसको अदर देन भर इनकम हाँ, कुछ भी नहीं है।
उसको अदर देन रिटर्न तो इनकम भरना पड़ेगा, रिटर्न भरना पड़ेगा, बट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। रिटर्न भरना पड़ेगा पर उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और रिटर्न भरने का फायदा उसके लिए ये होगा कि कल अगर समझो इनकम टैक्स वालों ने इंक्वायरी निकाली कि भाई इसने बेचा था, इसको फायदा हुआ था, इसको इसने दिखाया नहीं, तो वो लोग ये एजम्पशन पे जाते हैं कि इसने दिखाया नहीं क्योंकि उसको चोरी करनी थी। फिर वो नोटिस वगैरह निकालेंगे, आपकी इंक्वायरी करेंगे। उससे यही अच्छा है कि आप रिटर्न भर के वही फिनिश कर दो, खत्म कर दो बात। अगर आपका इनकम 4 लाख से कम है, अगर वो सिर्फ 10-20 हजार है, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। ओके सर, तो अगला क्वेश्चन इससे बिल्कुल हटकर है। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि समाज ने आपके क्षमताओं को कम समझा और आपकी उस समय सोच क्या थी? क्या आप उस टाइम पे सोचते थे? ये काफी बार लगा, स्पेशली जब कॉलेज के टाइम पे या आर्टिकलशिप करते वक्त, जब आउटस्टेशन के असाइनमेंट्स बाकी लोगों को एलोकेट किए जाते थे, या जॉब के टाइम पे जब कभी कभी लगता है कि ये प्रमोशन मिलना चाहिए था बट शायद दृष्टिबाधित होने के वजह से नहीं मिला। अब सच्चाई कुछ भी हो सकती है, बट मन में ये ख्याल जरूर आता है कि दृष्टिबाधित हूं, इसके लिए शायद ये नहीं दिया गया। तो इसमें निराश होना या निराशा मन में आना ये स्वाभाविक है। हम लोग रोबोट नहीं है, हम लोग की भी निराशा आती है, हम लोग की भी मन में एस्पिरेशंस होती हैं। बट एक बात है कि ये निराशा को घर करने नहीं देना है। आपको निराशा आ गई, 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटा 1 दिन, बस छोड़ दो, उसके बाद फिर से काम पे लग जाओ। हमेशा मैंने यही किया कि आज नहीं मिला तो ठीक है, अगली बार इतना अच्छा करके दिखाओ कि वो ना बोल ना सके। क्योंकि देखिए, दृष्टिबाधित के लिए कोई भी चीज आसान नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर में जो सो कॉल्ड नॉर्मल लोग हैं, उनके लिए भी आसान नहीं है, तो हमारे लिए ज्यादा मुश्किल है। पर हाँ, अगर हम वहां पे काम दिखाएं तो अच्छी आमदनी भी होती है और फायदे भी काफी हैं उसमें। तो सर, इन चीजों के लिए आपका मोटिवेशन क्या रहा? कहाँ से आपसे मोटिवेट हुए? आप किस चीजों को मतलब आप मानते हैं कि इन चीजों से मैं मोटिवेट होता हूँ? देखिए, एक तो है कि मैंने कभी हार के घर पे बैठना सीखा नहीं है। बचपन से ही मुझे यही बताया गया कि दृष्टिबाधित हो तो भी कोशिश करनी है। अगर कोशिश करने के बाद भी नहीं मिले तो हम देखेंगे कि क्या रास्ते अपनाए जा सकते हैं, कि जो भी है उसके लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया आके रास्ता देने वाली नहीं है। तो ये एक मोटिवेशन था। और दूसरा, आर्टिकलशिप जब मैं कर रहा था तो मेरे जो सर थे वो काफी मोटिवेशनल थे। उनका यही कहना था कि कभी हार मत मानो, पूरी कोशिश करो, और फिर भी ना हुए तो बताओ मुझे, फिर हम लोग कुछ करेंगे उस पे। और कई बार ऐसा होता था कि वो जो रास्ता बताते थे वो फिर बाद में लगता था कि ये हमने क्यों नहीं सोचा। तो उससे मोटिवेशन ये मिला कि कभी ये आता नहीं है ये कह के बैठना नहीं, पहले पूरी कोशिश करो कि अगर नॉर्मल वे से नहीं निकलता है तो आप कोई और रास्ता अपनाओ। आप जैसे टैली पहले एक्सेसिबल नहीं था, तो वो जॉस कर्सर से उसको एक्सेसिबल होता है या नहीं देखो। तो आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। और मोटिवेशन वही है कि एंड में आपको क्या करना है ये मालूम है, तो आप वो गोल के लिए कुछ भी करो लीगली। ओके सर, तो जब आप फ्री होते हैं तो उस खाली टाइम पे आपको क्या करना पसंद है? फ्री होता हूं तो एक 2-3 चीजें हैं। या तो मैं किताबें पढ़ता हूं काम से हटके, फिक्शनल बुक्स या किसी के बायोग्राफी या कोई साइंस फिक्शन की किताब, या फिर मेरी नीस है उसके साथ खेलता हूँ, या ऐसे ही टहलने जाता हूँ टेरेस पे। क्योंकि मेरा टीवी देखना वैसे बहुत कम है,
और ज्यादातर मैं ऑडियो डिस्क्राइब सीरियल्स या मूवीज ये देखना या सुनना पसंद करता हूँ, क्योंकि नॉर्मल मूवीज में क्या है कि ठीक है आपके बाजू में बैठे हुए लोग आपको बताएंगे क्या हो रहा है, बट ऐसी कई चीजें हैं, कई छोटी छोटी नुआंसेस या बारकाई छोटी चीजें हैं जो आप मिस कर जाते हो। वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन सुनते वक्त अगर आप देखोगे तो वो आपको ध्यान में आ जाती है और आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा होता है। तो वही मैं किताबें पढ़ना या ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज या सीरियल्स देखना या फिर टहलना, यही फ्री टाइम में मेरी पसंद है। जैसा कि आपने बताया, तो आपके परिवार से और आपके दोस्तों से आपको बहुत सारी सहायता मिली, तो उन सहायताओं के बारे में थोड़ा बताइए, और इन अपने सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते परिवार से काफी सहायता मिली, मेरे माता पिता, एक छोटा भाई भाभी हैं, सबसे हमेशा यही मिला कि आप करते जाओ और कोई प्रॉब्लम आए तो हम हैं पीछे देखने के लिए, और जो भी आपको हेल्प चाहिए वो हम करेंगे, बट पहले आप पूरी कोशिश करो। दोस्तों में क्या होता है कि पहले दोस्त थे, जब आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई तो काफी दोस्त बिछड़ गए, उस वक्त दुख भी हुआ, बट जो दोस्त तभी एक साथ में रहे वो आज भी साथ में है और उनसे काफी गहरी दोस्ती बन गई। उसके बाद नए दोस्त भी बने दृष्टिबाधित होने के बाद, बट उस वक्त काफी बुरा लगा जब पुराने कई दोस्त छोड़ के चले गए। तभी पता चला कि कौन आपके असली दोस्त हैं और कौन सिर्फ आपके साथ है थोड़े वक्त के लिए। और अगर श्रेय की बात करें तो एक तो मेरे परिवार वाले हैं जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, मेरे सीए करते वक्त प्रिंसिपल है जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, आज भी कांटेक्ट में है, और सबसे बड़ा श्रेय तो भगवान का है जिनके बिना कुछ नहीं हो सकता, और वो लोग जिन्होंने ये स्क्रीन रीडिंग टेक्नोलॉजी बनाई। ओके सर, बहुत अच्छा। और क्या आप इस करियर से खुश हैं, संतुष्ट हैं? खुश हूं पर संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि देखिए अगर एक बार आप संतुष्ट हो गए तो आप स्ट्रगल करना छोड़ देते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में ऐसा है ना कि आप डेली आप जीरो से स्टार्ट करते हो, तो वो स्ट्रगल तो होता ही है, और हमेशा ये लगता है कि आज इतना मिल रहा है तो कल थोड़ा और मिल सकता है, तो संतुष्टि तो नहीं है बट खुश हूं। हाँ सर, सरकार से और मतलब क्या अपेक्षा है समाज से, कि और क्या करना चाहिए समाज को चाहे सरकार को, कि ताकि पीडब्ल्यूडी को और भी मतलब आगे बढ़ने में मौका मिल सके, तो इसके लिए कुछ अपनी सर। देखिए, सरकार अगर चाहे तो काफी कुछ कर सकती है। सरकार और सीसीपीडी, ये चीफ कमिश्नर ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, क्योंकि सरकार ने एक नियम निकाला था कि सभी वेबसाइट्स, सभी सॉफ्टवेयर एक्सेसिबल होने चाहिए, बट हम रोजमर्रा में देखते हैं कि ये सिर्फ कानून कागज पे है। अगर इनका प्रॉपर इनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो पीडब्ल्यूडी के लिए, ब्लाइंड के लिए जिंदगी काफी बेहतर हो सकती है। और समाज में अब देखिए, समाज को बदलना बहुत मुश्किल है, थोड़े थोड़े बदलाव आ रहे हैं, बट बहुत कुछ बदलना बाकी है, क्योंकि समाज में अभी भी ज्यादातर, और ये पढ़े लिखे लोगों में भी देखा है कि ब्लाइंड है तो ये क्या करेगा, यही उनका दृष्टिकोण रहता है। तो वो भी बदलना जरूरी है, बट वो अब बदलने में काफी वक्त लगेगा। बट अगर सरकार ये उनका जो कानून है एक्सेसिबिलिटी का वो इम्प्लीमेंट करे प्रॉपरली तो बहुत हेल्प हो सकती है। यस सर, मैं अभी आपसे यही पूछने वाला था कि सरकार या कंपनियों से आपकी क्या ऐसी अपेक्षाएं हैं जिससे दृष्टिबाधित पेशेवर को सहयोग मिल सकता है? देखिए, हमें सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि एक तो जॉब देने के लिए लोग तैयार नहीं होते। अभी एक बात है कि ऐसा कोई अवेयरनेस किया जाए
ये सरकार के तरफ से सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, हम लोगों की तरफ से या मिल के सबसे, कि जो कंपनियां हैं वो अवेयर हो कि ब्लाइंड व्यक्ति भी काम कर सकता है। अभी जैसे बड़ी कंपनियां हैं जैसे टाटा, बिरला या रिलायंस, ये यहाँ पे काफी हद तक है, अवेयरनेस है, बट ये लोग काम ज्यादा लोगों को नहीं दे सकते। मेजॉरिटी जो ब्लाइंड है ऑल ओवर इंडिया, वो छोटी मोटी कंपनियों में या पब्लिक सेक्टर में ही जाते हैं काम के लिए, वहां पे अवेयरनेस बहुत कम है। और मैंने ये भी देखा है कि कई बैंकों में अवेयरनेस आज भी नहीं है कि ब्लाइंड क्या कर सकते हैं। कुछ लोगों को एम्प्लॉय किया गया है और उनको कोई काम नहीं दिया जाता क्योंकि उनके मैनेजर को मालूम नहीं कि ये क्या कर सकते हैं। तो वो अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के तरफ से अगर सभी एक्सेसिबिलिटी का ख्याल रखा जाए तो वो काफ़ी हद तक बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि कई ब्लाइंड लोग मैंने देखे हैं जिनको ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, इसलिए वो जॉब छोड़ देते हैं। अगर एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट या प्रॉपर ट्रेन्स वगैरह हो जाए तो वो लोग जॉब नहीं छोड़ेंगे। या जो सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट्स है, उसके लिए गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं 2023 से, बट उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है क्योंकि वो रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है। अगर वो मैंडेटरी करके सबको डंडा मारा जाए तो हो सकता है सब एक्सेसिबल हो जाए, तो काफ़ी तकलीफें कम हो जाएंगी। क्योंकि आज आप देखिए, अगर आप स्विगी या जोमेटो से कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं तो काफ़ी तकलीफ आती है, या आप आईआरसीटीसी पे या महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट पे टिकट बुक करना चाहे तो भी तकलीफें हैं, एकदम स्मूथ नहीं है प्रोसेस। सर एक क्वेश्चन और था कि आईटीआर भरने से क्या क्या फायदा होता है, ये थोड़ा सा मतलब खास करके पीडब्ल्यूडी के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि बहुत सारे पीडब्ल्यूडी लोग की कोई आमदनी नहीं होती है तो वो लोग सोचते हैं कि हाँ आईटीआर भरने से क्या फायदा जब हमारी कोई हाँ आमदनी ही नहीं है। तो हाँ, नहीं देखिए, अगर आपकी आमदनी नहीं है तो फायदा बहुत कम है, बट आपकी आईटीआर भरने का फायदा यह है कि आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है कि अगर कल आप कहीं वीसा के लिए अप्लाई करते हैं बाहर जाने के लिए, या आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, भले ही वो मुद्रा लोन हो आपका खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए, तो भी आपका वो ट्रैक रिकॉर्ड मांगते हैं। और वो टाइम पे आईटीआर सबसे बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है क्योंकि वो गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि हाँ, इन्होंने रिटर्न भरा है, हमने उसको चेक किया है और वो ओके है। तो वो काफी हद तक हेल्प करता है कि आपका एक रिकॉर्ड बन जाता है। अगर कोई चेक करना चाहे या कहीं मांगे, शायद पासपोर्ट के लिए हो या किसी भी चीज के लिए मांगे, लोन के लिए, तो वो आपका फायदेमंद हो जाता है। और कल आपकी इंक्वायरी नहीं निकलती कि अगर अचानक से आपने कुछ किया तो ये पैसा कहाँ से आया, तो आप आईटीआर बता सकते कि यहाँ यहाँ से आया, मैंने ये बता दिया था। तो वो काफी जरूरी है फाइल करना। उसमें नुकसान कुछ नहीं है, आपके सिर्फ फायदे ही हैं। हेलो सर, मेरा हेलो। ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि वीआई के लिए कुछ चीज़ें एक्सेसिबल नहीं है, कुछ सॉफ्टवेयर एक्सेसिबल नहीं है, तो कुछ वीआई जो है, जो मैंने देखा है, जो कोशिश नहीं करना चाहती, वो बताते नहीं हैं अपने सीनियर्स को कि ये एक्सेसिबल नहीं है, आप इसको एक्सेसिबल बनाओ। उनका ये कहना है कि जो है उसी से काम चला लेते हैं, और फिर वो साइड बाय साइड अगर प्राइवेट में जाते भी है तो उनका अल्टीमेट गोल होता है पब्लिक सेक्टर में जाने का, गवर्नमेंट जॉब्स लेने का, तो वो प्राइवेट सेक्टर को एक्सेसिबल बनाना नहीं चाहते। तो उस पे आप क्या बोलेंगे ऐसे विजुअल इम्पैक्ट के लिए? देखिए मैडम, जो है वो हमें खुद प्रयास करना ही पड़ेगा। कोई हमें आके देने वाला नहीं है कि ये एक्सेसिबल, क्योंकि कई जगह पे क्या होता है, मैंने देखा था कि ये साइट एक्सेसिबल नहीं है, ये बहुत लोगों को मालूम भी नहीं होता, बिकॉज वो कभी विजुअली इम्पेयर्ड की तरफ से सोचते नहीं है। अभी जहाँ मैं गया था मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, वहाँ मैं पहला ब्लाइंड एम्प्लॉय था, तो तभी मैंने उनको बताया था कि सर ये आपके वेबसाइट में ये 2-3 प्रॉब्लम्स आती हैं, तभी उन्होंने उसे देख के ठीक किया। तो उनका कहना था कि हमें कभी किसी ने ये बताया नहीं, हम लोग क्या है, हम लोग साइटेड लोगों के हिसाब से हमने उसको डिज़ाइन किया था,
तो आप लोगों को भी तकलीफ आती है, ये हमें ध्यान में नहीं आया। तो जब तक वो बताएंगे नहीं कि ये तकलीफें हैं, तब तक कोई उस पर एक्शन नहीं लेगा। हाँ, हो सकता है कि बताने के बाद भी उनसे कहा जाए कि आप जो है वैसे काम चला लो, बट अगर आप बताओगे नहीं तो किसी को समझेगा भी नहीं शायद कि इसमें प्रॉब्लम है। और पब्लिक सेक्टर में वो इसलिए जाते हैं क्योंकि एक बार पब्लिक सेक्टर में गए तो फिर एक्सेसिबिलिटी हो या ना हो, उन्हें परफॉर्मेंस देने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं पब्लिक सेक्टर को कम नहीं आंक रहा हूँ, बट ये मेरा खुद का ओपिनियन है कि प्राइवेट सेक्टर में जितना स्ट्रगल है उतना पब्लिक सेक्टर में शायद नहीं है। यस सर, तो इसीलिए जब हम ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड से बात करते हैं और जब हम उन्हें कहते हैं, जैसे मैंने देखा है मेरे भी कुछ फ्रेंड्स जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो जब मैं उन्हें कहती हूँ कि आप अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट करिए कि वो आपका जो भी टूल है जहाँ से आप अटेंडेंस लगाते हो या जो भी डेली का वर्क होता है उसे एक्सेसिबल बना सकते हैं, तो वो करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हम इतना सब बोलेंगे, एक तो मुश्किल से हमें जॉब मिली है, और अगर हम इतना सब उन्हें करने के लिए बोलेंगे तो क्या पता वो हमें जॉब से निकाल दे। तो ऐसे आप क्या मोटिवेशनल देना? देखिए, ये एक डर वाजिब है, ये हो सकता है, बट अगर ये 10 में से एक के साथ हो सकता है, सबके साथ तो नहीं होगा। और एक बात मैंने कई देखी है कि ये जो साइटेड लोग हैं उनको ये पता नहीं होता कि ये इनएक्सेसिबल है। तो अब एक बार दो बार आप पॉइंट आउट कर दे, हो सकता है वो एक्सेसिबल बनाए इसको, या आपको कोई और अलग तरीका बताए। क्योंकि देखिए, ये एज्यूम करना भी गलत है कि जो साइटेड लोग हैं उनको सब कुछ मालूम है कि ये एक्सेसिबल नहीं है। कई दफा उन्हें भी मालूम नहीं होता कि ये इनएक्सेसिबल है। तो पर जब तक हाँ, अगर हम चुप बैठे तो वो लोग यही समझेंगे कि हाँ ठीक है, इनको जमता है, ये एक्सेसिबल है। तो वो हमें उन्हें बताना ही पड़ेगा कि ये इनएक्सेसिबल है या हमें ये नहीं कर सकते इससे। और इसमें सिर्फ इनएक्सेसिबल है बता के नहीं चलेगा, ये भी बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 10 जगहों में से 2 जगह प्रॉब्लम आती हो या 3 जगह प्रॉब्लम आती हो, तो वो फिर वो 3 जगहों पे फोकस करके वो देख सकते हैं कि क्या इशू है। तो सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि क्या इनकम टैक्स का वेबसाइट पूरी तरह से एक्सेसिबल है? हाँ, 100%, क्योंकि मैं डे इन डे आउट उसको यूज करता हूँ। लेकिन सर मैं अभी एक दिन पहले यूज कर रहा था तो उसपे कुछ कैप्चा टाइप का कुछ बोल रहा था कि कुछ करने के लिए, वो मैं नहीं लॉगिन कर पा रहा था। नहीं, अगर आपने 3 बार आपका पासवर्ड गलत डाला तो फिर वो लॉगिन करने के लिए आपको कैप्चा पूछता है। बट अगर आपका पासवर्ड सही है तो वो कैप्चा नहीं पूछेगा आपको। और अगर कैप्चा पूछता है, यानी इनकम टैक्स की साइट हो या कोई भी साइट हो, उसके भी 2-3 तरीके हैं। एक तो गूगल में एक आता है आइडेंटिफाई विद गूगल करके ऑप्शन। आप अगर कैप्चा के या फोकस रख के एप्लीकेशन की दबाओगे तो नीचे से दूसरा या तीसरा आइटम है वो आइडेंटिफाई विद गूगल, तो वो आपको कैप्चा क्या है वो बता देगा। या फिर आपका सीइंग एआई या बी माई आईज का ऐप है, या फिर अगर आप जॉज यूजर हो तो आप पिक्चर स्मार्ट से पूरी स्क्रीन को ओसीआर करके देख सकते हो, वो भी आपको कैप्चा बता देगा। एनवीडीए में भी मेरे ख्याल से है ऐसा फीचर, बट मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि मैं एनवीडीए ज्यादा यूज नहीं करता। हाँ, ये कैप्चा का इशू आता है, बट वो तभी आता है जब आपका पासवर्ड 3 बार गलत गया हो, अदरवाइज नहीं। और एक बार आपने लॉगिन किया तो सब कुछ एक्सेसिबल है। सिर्फ एक ख्याल रखना है कि लॉगिन के बाद जो मैग्निफिकेशन लेवल है वो 125% हो जाता है, उसको 100% करना है, फिर सब कुछ एक्सेसिबल हो जाता है। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आप टैली सिखाते हैं तो अभी भी आप सिखा रहे हैं या फिर आप पहले सिखाते थे, मतलब ये मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, अभी क्या हुआ है, एक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020, उसमें उन्होंने एक सब्जेक्ट लाया है प्रैक्टिकल अकाउंटिंग 12th स्टैंडर्ड के बाद। वो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में पूरा टैली ही है, और इसके लिए हमें कई स्टूडेंट से रिक्वेस्ट आती थी कि आप सिखाइए।
अब क्योंकि मेरा 5 डेज का जॉब होता है, सिर्फ सैटरडे संडे मैं सेशन ले सकता हूँ, और उसमें भी 1 या 2 सेशन, क्योंकि अगर दिन भर कंप्यूटर से चिपका रहा तो घर वाले फिर बोलेंगे बंद करो ये, क्योंकि हाँ सही 5 दिन तो आप जॉब पे रहते हो, सैटरडे संडे कंप्यूटर पे बैठते हो, तो हमारे लिए टाइम किधर है। इसीलिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रश्नी, उसके वेबसाइट पे ये वीडियोस बना के ये कोर्स के डाले हैं, ताकि जैसे कोर्सेरा है, लिंक्डइन लर्निंग है, कि स्टूडेंट्स वहाँ रजिस्टर करे, लॉगिन करे और अपने स्पीड पे वो वीडियोस देख के सीखे। अगर उनको एक दिन में 2 वीडियो देखने हैं तो 2 देखो, 1-2 दिन में 1 देखना है तो वैसे करो, वो अपने पेस पे सीख सकते हैं। क्योंकि मेरी जो लिमिटेशन थी कि सिर्फ सैटरडे संडे सिखा सकता हूँ, वो लिमिटेशन नहीं रहेगी। स्टूडेंट्स हफ्ते में कभी भी सीख सकते हैं, उनको सुबह सीखना है, शाम को सीखना है, रात को सीखना है, वो अपने टाइम पे देख के सीख सकते हैं। और कई स्टूडेंट्स ने ये पिछले 2 महीनों में किया भी है कंप्लीट ये तो कोर्स। सर, आपका पूरा कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है या हाँ, फिर अभी पूरा इनका? पूरा कोर्स है, अच्छा, तो वो क्योंकि पेड है या फ्री ऑफ वो कॉस्ट? पेड कोर्स है। ओके, हाँ, तो सर आप क्योंकि हाँ वेबसाइट का एड्रेस बता सकते हो तो यूजर जो हाँ सुन रहे हैं वो हाँ, कर सकते। मैं शेयर भी करूंगा। वेबसाइट का नाम है प्रश्नी और उसका एड्रेस है www.prishni.in, यानी P फॉर पैरट, R फॉर रोम, I फॉर इंडिया, S फॉर सांता क्रूज, H फॉर होटल, N फॉर नवंबर, I फॉर इंडिया, प्रश्नी, www.prishni.in। या आप गूगल में सिर्फ प्रश्नी डालोगे तो भी पहला या दूसरा रिजल्ट वही आता है। वो एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है और उनका यही मकसद है कि ब्लाइंड के लिए सभी कोर्सेज अपने वेबसाइट पे ले आए। उनका हिंदी टाइपिंग का भी कोर्स है और ऐसे कई अलग अलग कोर्सेज है वहाँ पे, यानी उनकी कोर्सेज के कैटलॉग में जाके आप देख सकते हैं। बहुत खूब सर, जो टैली सीखना चाहते हैं आई एम श्योर उनके लिए बहुत हाँ, हेल्पफुल होगा। वो वीडियोस हिंदी में है या इंग्लिश में है सर? वो इंग्लिश में है, क्योंकि हमें जो फीडबैक मिला था ना, बहुत सारे लोग साउथ इंडिया से आए थे और वहाँ पे हिंदी इतनी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप इंग्लिश में ही रखो। बट वो लैंग्वेज बहुत सिंपल है और साथ में जॉस की आवाज भी है, ताकि वो देख सकते हैं, आई मीन सुन सकते हैं कि जॉस क्या बोल रहा है। हमने वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज या कठिन भाषा इस्तेमाल नहीं की है। ओके। और फिर भी अगर तकलीफ किसी को आती है तो वो प्रश्नी के वेबसाइट पे ही रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि हमें ये चीज़ों में तकलीफ आ रही है, या जो भी वो कोर्स ज्वाइन करते हैं उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल सकते हैं कि हमें ये तकलीफें आती है, तो हम वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे 1-2 बार स्टूडेंट्स ने लिखा है कि हमें ये समझा नहीं या ये इशू है, तो वो हमने सॉर्ट आउट किया है। बट एक बात है कि देखिए, क्योंकि जॉस भी इंग्लिश बोलता है, इसीलिए हमने इंग्लिश में वो वीडियोस बनाना ज़्यादा फायदेमंद समझा, क्योंकि क्या है, वो ऑल ओवर इंडिया कोई भी देख सकता है। अभी जैसे बंगाल है या नॉर्थ ईस्ट है या तमिलनाडु है, वहाँ पे लोग हिंदी नहीं यूज़ करते ज़्यादा। यस सर। तो लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो भी करना है मन लगा के करना, और अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है कि एक्सेसिबल नहीं है, तो उसके ढूंढना पड़ेगा कि उस पर क्या आप सोल्यूशन कर सकते हो। कई बार क्या होता है, सॉफ्टवेयर में भी सॉल्यूशंस होते हैं, सिर्फ हमें मालूम नहीं होते कि वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। और एक जाते जाते कहना चाहूँगा, अगर किसी को कुछ और है, ये जो डिस्कशन किया उस पर अगर कोई चाहिए हेल्प, तो रतिनाथ जी आपके पास मेरा ईमेल आईडी भी है और फ़ोन नंबर भी है, अगर आप चाहे तो वो शेयर कर सकते हैं ऑडियंस के साथ। जरूर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा मतलब बताया कि आप इतना सहयोग करने के लिए तैयार हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू। क्योंकि क्या है, देखो आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ ना, अकेले की हिम्मत पे नहीं पहुँचा, कई लोगों ने हेल्प किया है जाने अनजाने में। तो ये फर्ज बनता है कि हम उन जो आगे आने वाले हैं उनको थोड़ा हेल्प करें,
जितना हो सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपसे आज आपके बारे में जानकर सच में बहुत ज़्यादा जानने को मिला है, बहुत प्रेरणा मिली है। एक बात तो ये सच है, लाइक अगर हमारा शरीर का कोई एक अंग काम नहीं कर रहा है, तो भगवान ने ऐसे लोग हमारी लाइफ में भेजे हैं जो जो हम करना चाहते हैं, उसको पूरा करने में वो लोग मदद करते हैं। भले वो छोटी-सी मदद हो, बट हर कोई अपना-अपना योगदान देता है। तो बहुत अच्छा लगा जानकर आपके बारे में। तो कहा भी गया है कि पंख से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल। तो सर, थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक पूरी स्टडी विद वीआई टीम की ओर से आपको धन्यवाद करती हूँ मैं। आपका थैंक यू। अमूल्य समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं अब स्टडी विद वीआई को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे आ सकी और सर के बारे में जान सकी। तो हाँ, अब मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे आज के साथियों का, प्रिंस सर, शेजल मैम, रकीनाथ सर, थैंक यू सो मच। और मैं हमारी ऑडियंस को भी धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने हमें अंत तक सुना। और यदि कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में या हम तक आ सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम एक नई रोमांचक फ्लाइट ऑफ स्पिरिट के साथ। तो आप सभी का धन्यवाद।